आज के क्लास में हम लोग वास्तविक तथा आभासी गहराई के बारे में समझेंगे। पिछले क्लास में भी थोड़ा बहुत डिस्कस किए थे। जब किसी वस्तु को हम लोग पानी में रख देते हैं, जब हम ऊपर से देखते हैं तो हमको क्या दिखाई देता है कि जो वस्तु है वो थोड़ा हम लोग को जो जहाँ पे रखा हुआ रहता है उससे थोड़ा ऊपर दिखाई देता है। तो ये किस कारण से हो पाता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है और इसको हम लोग समझेंगे ये क्यों ऐसा होता है। चलिए, तो सबसे पहले हेडिंग डालना है वास्तविक तथा आभासी गहराई। वास्तविक तथा आभासी गहराई, वास्तव में कुछ और होता है लेकिन हम लोग का आभास कुछ और होता है। रियल एंड एपरेंट डेप्थ। इसमें दो प्रकार का हो सकता है कि वस्तु जो है वो सघन माध्यम में रखा हुआ है और हम देख कहाँ से रहे हैं? विरल माध्यम से। या वस्तु विरल माध्यम में रखा हुआ है और हम देख कहाँ से रहे हैं? सघन माध्यम से। ठीक, तो यहाँ पे दो कंडीशन बन सकता है। तो सबसे पहले इसमें एक नंबर और दो नंबर दे के लिखना है। एक नंबर दे के लिखना है जब वस्तु सघन माध्यम में रखा हुआ है, जब वस्तु सघन माध्यम में रखा हुआ है जिसका अपवर्तनांक म्यू2 है तथा प्रेक्षक बोलते हैं देखने वाला को, जहाँ से देखते हैं। प्रेक्षक विरल माध्यम में स्थित है। प्रेक्षक विरल माध्यम में स्थित है जिसका अपवर्तनांक म्यू1 है। ठीक है, ये ए नंबर दे के लिखना है। इसका बी पार्ट भी हम लोग लिखेंगे। इसको सबसे पहले समझ लेते हैं क्या है। चलिए, यहाँ पर हम एजम्पशन करते हैं कि कोई वस्तु एक अलग माध्यम में रखा हुआ है। मान लेते हैं कि सघन बोला गया तो ये पानी ही मान लेते हैं कि ये कोई पानी है। इसी में क्या रखा हुआ है? एक वस्तु को रखा गया है। इसी में एक वस्तु को रखा गया है, यहाँ पर मान लेते हैं। और इसका जो अपवर्तनांक है, इसका अपवर्तनांक पहले ही बोले कि सघन माध्यम का अपवर्तनांक म्यू1 है और यही सतह है जो इसको अलग कर रही है, ये वाला सतह। और ये ऊपर जो माध्यम है इसका अपवर्तनांक म्यू1 है। जब वस्तु को यहाँ पे रखे हुए तो इससे क्या करते हैं? एक लंबवत लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। देखो, अभी हम लोग पढ़े कि जहाँ पे प्रतिबिंब इसका कहाँ पे बनता है, जहाँ पर वास्तव में या तो प्रकाश किरण मिलता है या मिलते हुए प्रतीत होता है, तो वहीं पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अब देखो, जब प्रकाश की किरण इस पर आ रहा है तो इससे दो किरण बाहर निकलेगा। हम दो किरण लेते हैं। जब भी प्रतिबिंब दिखाना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं? दो किरण को कंसिडर करते हैं। तो एक हम ले रहे हैं कि सीधा यहाँ से एक किरण जा रहा है, सीधा एक यहाँ से किरण बाहर की ओर जा रहा है इससे टकराकर। हम देख कहीं इधर से रहे होंगे, कहीं पर बाहर से। ठीक है, तो अगर किरण ये बाहर की तरफ निकलेगा तो हमको पता है जब कोई किरण, अपवर्तन का नियम होता है, जब यहाँ पे माध्यम चेंज होता है और माध्यम के सतह से ये अगर लंबवत रहता है तो प्रकाश की किरण सीधे निकल जाता है, अपने पास से नहीं मुड़ता है। इस बात को ध्यान में रखना है, ये अपवर्तन का नियम होता है। जब कोई किरण क्या होता है, जब माध्यम के जो सतह होता है उससे अगर लंबवत अगर किरण आता है तो डायरेक्ट सीधे चला जाता है, वो अपने पास से नहीं मुड़ता है। और एक किरण लेते हैं जो कि यहाँ से ऐसे मुड़ के जा रहा है, एक दूसरा किरण यहाँ से ले लिए जो ऐसे जा रहा है। अब देखो, यहाँ पे ये क्या होगा? यहाँ पर इसका अपवर्तन होगा। यहाँ पर इसका क्या होगा? अपवर्तन की घटना होगा। इसलिए माध्यम में परिवर्तन हो रहा है तो ऑब्वियस है कि अपवर्तन की घटना होगा। अगर अपवर्तन का बात करेंगे तो ये जो एंगल होता है इसको हम लोग आई से दिखाते हैं। ठीक है, आपतन कोण कहते हैं इसको। यहाँ पर इसका अभिलंब है,
जो अभिलंब होता है तब बताया गया था कि ये वाला सघन माध्यम है, ये क्या है, पानी यहाँ पे सघन है और ये विरल माध्यम है। तो ये सघन है और ये विरल माध्यम है। तो इस केस में क्या होगा कि यहाँ से ये लंबवत के ओर मुड़ जाता है, लंबवत से दूर जाता है। कैसे? ये लंबवत से दूर जाता है। इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ऐसे नहीं जाके ये लंबवत से दूर जाता है। और इस कोण को हम लोग क्या कहते हैं? तो अपवर्तन कोण कहते हैं। ये आपतन कोण और ये अपवर्तन कोण कहते हैं। ठीक है। तो एक्चुअल में हम लोग क्या है, ये दोनों किरण जब बाहर निकल रहे हैं तो कहीं पर मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा एक्चुअल में। इसलिए जब नहीं मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं, किरण को पीछे बढ़ाते हैं। अब पीछे बढ़ाते हैं, देखते हैं कि ये कहाँ पर मिल रहा है। अगर इसको पीछे बढ़ाएंगे तो लगेगा कि हमको ये दोनों किरण कहाँ से निकल के जा रहे हैं, यहाँ से। इसलिए इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा एक्चुअल में कहाँ पे बनेगा? यहाँ पे बनेगा। तो ये एक्चुअल में प्रतिबिंब यहाँ पे हम लोग को बनते हुए दिखाई देगा। अब यहाँ पे ये वस्तु है यहाँ पे, लेकिन पानी में दिखाई कहाँ पे देगा? यहाँ पे दिखाई देगा। तो यही आभासी प्रतिबिंब यहाँ पे इसका दिखाई देगा। वस्तु एक्चुअल में नीचे रखा हुआ है लेकिन हम लोग को ऊपर में दिखाई देता है, यही इसका कारण होता है। ठीक है। तो ये डायग्राम सबसे पहले बना लेना है। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो इसको हम लोग ओ से दिखाएंगे। यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है तो इसको हम लोग आई से दिखा सकते हैं। और यहाँ पे मन है तो यहाँ पर किससे दिखा सकते हैं? यहाँ पे एम लिख देते हैं, जितना जरूरत होगा यहाँ पर एन लिख देते हैं। ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दें, अगर ये एंगल आर है तो ये लाइन और ये लाइन, तो ये भी एंगल कितना होगा? ये वाला टोटल एंगल। तो ये वाला टोटल एंगल हम लोग को जो मिलेगा ये भी आर ही होगा। इसको भी हम लोग आर लिख सकते हैं। और दूसरा, अगर ये वाला यहाँ पर ध्यान देना है, ये वाला क्या है? ये वाला आई है। तो अगर ये लाइन समांतर है तो ये भी कितना होगा? आई होगा। अगर ये आर है, देखो यहाँ पर ये जो लाइन गया है ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के क्या है? ये वाला लाइन, ये वाला ध्यान दें, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन एक दूसरे के समांतर है। तो एकांत अंत कोण क्या होता है? एक ही ओर के। यहाँ पे सर ये संगत कोण है, ये संगत कोण, तो ये आर है तो ये भी कितना होगा? ये भी आर होगा। तो ये आई हो जाएगा और ये आर हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ से देख सकते हैं दो त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। एक तो यहाँ पे MIN, दूसरा MON का निर्माण हो रहा है। ठीक। तो हम लोग अगर स्नेल का यहाँ पे नियम लिखते हैं, स्नेल का नियम अब याद होना चाहिए हर एक जगह। स्नेल का नियम, अगर स्नेल का हम लोग नियम का बात करते हैं तो स्नेल का नियम क्या कहता है कि यहाँ पर अंदर में जो यहाँ पे एंगल है, ये वाला आई है, ये बाहर में आर है। तो जो पहला एंगल लेते हैं उसका उसी माध्यम का अपवर्तनांक लेते हैं। तो उस माध्यम का अपवर्तनांक कितना है? μ2 है। और यहाँ पर क्या लिखाएगा? साइन आई लिखाएगा। बराबर बाहर में अपवर्तनांक कितना है? μ1 है। और यहाँ पर आपतित किरण कितना है? तो आर है। तो यहाँ पर क्या लिखाएगा? साइन आर लिखाएगा। और एंगल अगर बहुत छोटा होता है, बात ध्यान से सुनना है, एंगल जब बहुत छोटा होता है इसको ऐसे करते हैं, इसको μ2 बटे यहाँ पर μ1 लिख लेते हैं। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा? साइन आर बटे साइन आई निकल के आएगा। जब एंगल बहुत छोटा होता है तो साइन आर टेन आर के क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। एंगल जब छोटा होता है तो लिखेंगे चूंकि आई तथा आर छोटा, बहुत छोटा कोण है, छोटा नहीं बहुत छोटा कोण है, इसलिए साइन आर की जगह हम लोग लगभग लिख सकते हैं टेन आर लिख सकते हैं। तथा साइन आई के जगह लगभग लिख सकते हैं टेन आई लिख सकते हैं। अगर यहाँ बात करेंगे तब यहाँ पर μ2/μ1 का जो रेशियो होगा क्या बन जाएगा? μ2/μ1 का जो रेशियो होगा वो हो जाएगा टेन आर बटे साइन आर, सॉरी टेन आई। यहाँ पे टेन आई लिख सकते हैं। अब देखो, अब चलते हैं त्रिभुज के अंदर, दोनों का रेशियो को लिखने की कोशिश करते हैं। टेन का रेशियो क्या होता है? लंब बटे, टेन का रेशियो क्या होता है? लंब बटे आधार। अगर यहाँ पे टेन आर लिखते हैं तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। तक क्या लिखाएगा?
ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। तो यहाँ पे लंब को हम लोग क्या लिखेंगे, एम एन बटे क्या होगा एम आई। इसका रेशियो जो लिखाएगा म्यू 2 बटे म्यू 1, यहाँ पे हो जाएगा क्या एम एन बटे एम आई। उसी प्रकार से टेन आई का रेशियो देखेंगे तो ये त्रिभुज एम ओ एन में, तो यहाँ पर भी ये हो जाएगा इसके सामने वाला ये लंब और ये हो जाएगा आधार। तो यहाँ पर भी क्या होगा एम एन बटे एम ओ, एम एन बटे एम ओ। यहाँ पर क्या लिखाएगा एम एन बटे एम ओ। अब देखो ये इससे क्या हो जाएगा कट जाएगा और नीचे से ये ऊपर चला जाएगा, तो म्यू 2 बटे म्यू 1 बराबर क्या आ जाएगा एम ओ बटे एम आई। एम ओ क्या है वस्तु दूरी है, वस्तु का वास्तविक दूरी है, और ये क्या है आभासी दूरी है। नीचे वाला क्या है आभासी दूरी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अगर अपवर्तनांक का बात करते हैं, यहाँ पे अगर अपवर्तनांक का बात करते हैं तो μ2 का अपवर्तनांक बट्टे में क्या है μ1, मतलब नीचे वाला का मतलब जिस माध्यम से हम देख रहे हैं उसका अपवर्तनांक। जब इस प्रकार के होता है तो उस केस में क्या देखने को मिलता है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको अपेक्षित अपवर्तनांक के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। इसको हम अपेक्षित अपवर्तनांक के रूप में हम लोग इसको दर्शा सकते हैं। तो μ2 बटे μ1 को अगर अपेक्षित के रूप में दर्शाना है तो किस प्रकार से दर्शाया जाता है, ये पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे। तो उसी प्रकार से यहाँ पे हम इसको दर्शाएंगे। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे कि μ2 बटे μ1 को तो कल बताए थे, ये किसका अपवर्तनांक है माध्यम 2 का अपवर्तनांक, और किसके सापेक्ष है माध्यम 1, तो इसको यहाँ पर 1 आगे लगा दे। ये बताया जाता है माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष। और ये क्या है ये वस्तु दूरी है, ये वास्तविक वस्तु गहराई है या दूरी बोल सकते हैं। इसी को लिखा जाता है वास्तविक गहराई है, ये वस्तु का वास्तविक गहराई है। लेकिन हम लोग आभास कितना दूर हो रहा है एम आई वाला, तो उसको हम लोग आभासी गहराई कहेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे आभासी गहराई कहेंगे। तो ये हो जाएगा मेरा आभासी गहराई। तो ये माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष जो होगा वो क्या होगा वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। लेकिन अगर हम देखेंगे सघन माध्यम से और वस्तु कहाँ पे रखेंगे, तो वस्तु को विरल माध्यम में रखेंगे, तब क्या होगा। इसमें दूसरा कॉन्सेप्ट आता है, देखो यदि वस्तु विरल माध्यम में हो, वस्तु विरल माध्यम में हो और वस्तु को सघन माध्यम से देखने पर, वस्तु को सघन माध्यम से देखने पर तब क्या होगा उस केस में समझना है। अब वस्तु जो है वो क्या है, वो है हम लोग का वस्तु जो रखा हुआ है वो हम लोग को विरल माध्यम में रखा हुआ है। हम देखेंगे कहाँ से, इसको सघन माध्यम से हम देखेंगे। जब हम वस्तु को सघन माध्यम से देखेंगे तब क्या होगा उसको समझना है। यहाँ पर भी अगर अपवर्तनांक का बात करेंगे तो अपवर्तनांक सेम ही रहेगा, विरल का μ1 रहेगा, सघन का μ2 रहेगा। सिंपल यहाँ पर क्या करते हैं दो माध्यम में इसको बांट देते हैं। मान लेते हैं कि यही माध्यम का लाइन है और इधर अलग माध्यम है, नीचे वाला अलग माध्यम है। हम मान सकते हैं कि पानी के अंदर से देख रहे हैं, कहाँ पे बाहर के वस्तु को, पानी के अंदर से देख रहे हैं बाहर के वस्तु को। तो ये पानी है और इसका अपवर्तनांक जो है μ2 है। वस्तु कहीं यहाँ पे रखा हुआ है, वस्तु कहीं यहाँ पर ये वस्तु रखा हुआ है, इसको O से दर्शा रहे। तो अब से इससे भी हम लोग को इधर से देख रहे हैं तो इससे भी दो किरण लेना पड़ेगा। एक तो किरण क्या करते हैं सीधा ले लेते हैं, तो सीधा जब भी ये पाथ में कोई बदलाव नहीं आता है, सीधा ही निकल जाता है। लेकिन अगर दूसरा किरण लेते हैं, दूसरा किरण अगर हम यहाँ से लेते हैं, तो अगर मान लेते हैं कि यहाँ से ये किरण लिए, थोड़ा सा वेट कर लें, मान लेते हैं यहाँ पे दूसरा किरण लिए, यहाँ पे जैसे ही आके टकराएगा
तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर इसका जो अभिलंब होगा ये क्या हो रहा था, कौन सा माध्यम से, ये वाला विरल माध्यम है। ये जो माध्यम है कैसा है, ये विरल है और इस माध्यम का अपवर्तनांक क्या है, μ1 है और ये क्या है, तो सघन है। ठीक है, तो अगर विरल से सघन में आता है तो ये लंबवत की ओर मुड़ जाता है। किधर, तो ये लंबवत की ओर मुड़ जाता है, ये लंबवत की ओर मुड़ जाएगा, ये लंबवत की ओर मुड़ जाएगा। और जब इसका उल्टा होता है तो ये लंबवत से दूर जाता है। तो जब इसको हम लोग, अब ऑब्वियस है कि ये वास्तव में कहीं पर मिलेगा क्या, ये दोनों किरण ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, तो वास्तव में नहीं मिलेगा। तो क्या करते हैं हम लोग, इसको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं एक को। जब पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, इसको भी हम जब पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो हमको प्रतीत होगा कि ये यहाँ से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। इसीलिए इसका प्रतिबिंब हम लोग कहाँ दिखाई देगा, यहाँ पे दिखाई देगा। अब यहाँ पे नेम सेम ही तरीका से दे सकते हैं। यहाँ पर इसको m मान लो, इसको n मान लो, और यहाँ पर ये लंबवत से जो दूरी होता है, इस दूरी को, इस वाला एंगल को क्या कहते हैं, I कहते हैं, और इस वाला एंगल को क्या कहते हैं, R कहते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर भी दर्शा सकते हैं, ये RI है, ये वाला I है, तो ये लाइन और ये लाइन समांतर रहता है। एकांतर अंतःकोण अपोजिट साइड वाला एंगल क्या होता है, बराबर होता है, तो ये भी I हो जाएगा। अगर ये R है तो ये वाला R है, तो ऑब्वियस है कि ये वाला एंगल भी कितना होगा, R होगा। और उसी प्रकार से जैसे ऊपर में हम दिखाए हैं, जब उस प्रकार से हम इसका अपवर्तनांक देखेंगे तो इसके अपवर्तनांक में थोड़ा सा का बदलाव देखने को मिल जाता है। और इसका अपवर्तनांक में क्या बदलाव देखने को मिलता है हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो इसका अपवर्तनांक बनता है, यहाँ पर देख सकते हैं एंगल में थोड़ा सा अंतर आया होगा। ठीक है, तो अगर एंगल में अंतर या पूरा इतना डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं, अगर चाहेंगे तो यहाँ पर भी पूरा डिटेल में लिख सकते हैं स्नेल के नियम से। चलिए लिख ही देते हैं, छोड़िए। अगर यहाँ पर भी स्नेल का नियम लगाते हैं, स्नेल के नियम, स्नेल के नियम ये कहता है जिस माध्यम में स्टार्ट हुआ है, तो जिस माध्यम में स्टार्ट हुआ है वहाँ पर आने वाला अपतन कोण कितना है, I है। तो यहाँ पर क्या लिखाएगा, μ1 इंटू साइन I लिखाएगा, बराबर में इधर क्या लिखाएगा, μ2 इंटू साइन R लिखाएगा। तो यहाँ से अगर μ2 बटे μ1 का रेशियो लेते हैं, हमको तो μ2 बटे μ1 का ही रेशियो लेना है। तो μ2 बटे अगर μ1 को मतलब इसको उधर लेके जाते हैं और साइन I को इधर लेके आ जाते हैं, तो क्या बनेगा, साइन R को, तो साइन I बटे क्या हो जाएगा, साइन R हो जाएगा। यहाँ पर भी एंगल क्या है, स्मॉल है। तो जब एंगल स्मॉल रहेगा तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल जब स्मॉल रहेगा तो हम लोग इसको tan भी लिख सकते हैं। tan I बटे क्या हो जाएगा, tan R हो जाएगा। अब यहाँ पर डिपेंड करता है कि हम किसका अपवर्तनांक निकाल रहे हैं। पहले तो इसको हम लोग लिख लेते हैं कि यहाँ पे आते हैं। अब ये जब tan I लिखेंगे तो ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार इस त्रिभुज में, तो mn बटे क्या होगा, mo हो जाएगा। तो साइन I का, tan I का मान कितना हो जाएगा, तो μ2 बटे μ1 यहाँ पर हो जाएगा mn बटे mo हो जाएगा, डिवाइडेड बाई में tan R को अगर लिखेंगे तो ये वाला एंगल कंसीडर करेंगे IMN में, तो यहाँ पर भी tan R की जगह ये हो गया लंब और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हो गया, ये हो गया आधार। तो क्या हो जाएगा, mn बटे mi हो जाएगा। तो यहाँ पे जो होगा वो क्या हो जाएगा, mn बटे mi हो जाएगा। और ऑब्वियस है फिर से यहाँ से mn से mn क्या हो जाएगा, कट जाएगा। μ2 बटे μ1 का मतलब है कि माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष, और यहाँ पर mi ऊपर में चला जाएगा और mo नीचे में रह जाएगा। तो ऊपर में क्या आ गया, आभासी दूरी आ गया, ये हो गया वास्तविक दूरी हो गया, या वास्तविक गहराई भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो गया, उल्टा हो गया ना। तो यहाँ पर μ2 बटे μ1, और गहराई को गहराई रहेगा तो गहराई बोलेंगे, नहीं तो दूरी रहेगा तो दूरी बोलेंगे। चलिए यहाँ पे दूरी ही लिख देते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे आभासी दूरी, और ये क्या हो गया, नीचे में यहाँ पे आ गया वास्तविक दूरी। तो यहाँ पर फार्मूला में थोड़ा सा परिवर्तन आ गया, इसको हम लोग कहेंगे वास्तविक दूरी। जब हम लोग उल्टा देखेंगे तब, मतलब कहाँ से देखेंगे, विरल सघन माध्यम से देखेंगे। कौन सा वस्तु को, जब वस्तु विरल माध्यम में रखा हुआ रहेगा तब वाला जिस माध्यम से देखेंगे, जिस माध्यम से देख रहे हैं उसका अपवर्तनांक यहाँ पर निकाल रहे हैं, तो आभासी दूरी बटे क्या होगा, वास्तविक दूरी होगा। इसका ऊपर वाला क्या था, इसके ऊपर वाला यहाँ पे था
कि जब हम सघन में रखे रहे, विरल से देख रहे हैं और अपवर्तनांक किसका लिख रहे थे, यहाँ पे अपवर्तनांक जो लिख रहे थे वो किसका लिख रहे थे, तो यहाँ पे सघन का, सघन माध्यम से मतलब जहाँ पे वस्तु रखा हुआ है उसका अपवर्तनांक जिस माध्यम से देख रहे हैं उसके सापेक्ष तो वास्तविक गहराई बट्टे आभासी गहराई, इसका फॉर्मूला निकल के आए। ये सारा चीजें नोट डाउन करना है। अब हम लोग को जो पढ़ना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, इसको अपवर्तन नहीं करके क्या बोल दिया जाता है, परिवर्तन बोल दिया जाता है। तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन समझने के लिए हम लोग को एक टॉपिक समझना पड़ता है, हम लोग को एक टॉपिक समझना पड़ता है क्रांतिक कोण। सबसे पहले क्या समझना पड़ता है, क्रांतिक कोण, तभी जाके हम लोग को पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के बारे में समझ पाएंगे। अब देखो ये क्रांतिक कोण क्या होता है, क्रांतिक कोण किसको कहते हैं, तो यहाँ पर दिया भी है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आपतित होती है तो 90 डिग्री अपवर्तन कोण के संगत आपतन कोण दोनों माध्यमों के बीच का क्रांतिक कोण कहलाता है। तो जो आपतन कोण होता है वही क्रांतिक कोण कहलाता है। जब अपवर्तन कोण क्या हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है तब, जब अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है तब सबसे पहले लिखना है क्रांतिक कोण, हेडिंग डालना है क्रांतिक कोण। हेडिंग डाल के इसको यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लेना, यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लेना। अब इसको हम लोग समझते हैं। दो चीज़ें पहले से ध्यान में होना चाहिए, इतना पहले लिख लेना है, उसके बाद दो चीज़ें ध्यान में रखना है, वीडियो को पॉज करके लिख लेना है। ये है आपतन अपवर्तन कोण क्या था और आपतन कोण क्या था। आई को आपतन कोण कहते थे और अपवर्तन कोण किसको कहते थे, आर को हम लोग अपवर्तन कोण कहते थे। क्रांतिक कोण का निर्माण तभी होता है जब प्रकाश की किरण, ध्यान से सुनिएगा, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम सघन माध्यम से किस में, विरल माध्यम में जाता है तभी जाके क्रांतिक कोण का निर्माण होता है। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तभी जाके क्रांतिक कोण का निर्माण होगा या पूर्ण आंतरिक परिवर्तन भी होगा, अदरवाइज नहीं होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इस बात को ध्यान में रखना। अब आते हैं इसको डायग्राम से समझते हैं। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि दो माध्यम है, ये माध्यम का सतह हो गया और ये जो माध्यम है ये है सघन और ये जो माध्यम है ये है विरल। अच्छे समझने की कोशिश करना। जब ये सघन माध्यम है ये विरल माध्यम है, प्रकाश किरण कहाँ से लेना है, तो हमको प्रकाश के किरण सघन माध्यम से आना चाहिए। तो प्रकाश किरण मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई प्रकाश किरण आगे टकरा रहा है किसी एंगल पे, ठीक है। अब हम लोग एक चीजें पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं उसको समझना है। जब प्रकाश किरण इस माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, सघन से विरल में जाता है, तो ये लंबवत से क्या हो जाता है, झुक जाता है। ये लंबवत से क्या हो जाता है, झुक जाता है। प्रकाश किरण मान लो कि यहाँ पे आ गया, लेकिन प्रकाश किरण अगर और थोड़ा तिरछा आता, ध्यान समझना है क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, दो कलर यूज कर सकते हैं। प्रकाश किरण मान लो कि कुछ इतना एंगल पे आता, प्रकाश किरण जब इतना एंगल पे आता तो हो सकता है कि ये जब लंबवत से दूर जाता है तो इतना मुड़ जाए कि पूरी तरह से कहाँ पे आ जाए, इसके सतह पे आ जाए। कहाँ पे आ जाए, इसके सतह पे आ जाए, इस तरह से इसका अपवर्तन हो जाए। अब देखो इस केस में ये जो एंगल आया था लंबवत से, ये जो दूरी हो गया, यही वाला कोण को हम लोग क्या कहते हैं, जिस कोण पे ये वाला कोण कितना, इसके लंबवत से दूरी कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, उसी कोण को हम लोग क्या कहते हैं, इस कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। जिस कोण पे ये जो अपवर्तन कोण है, ये जो अपवर्तन कोण है वो कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। जिस कोण पे ये अपवर्तन कोण कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, उसी कोण को, ये वाला कोण को, इस वाला कोण को, ये है आपतन कोण, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल कहते हैं, क्रांतिक कोण के नाम से जानते हैं।
आक्रांतिक कोण को हम लोग IC से दिखाते, किससे दिखाते थे? IC से दिखाते थे। यही हम लोग का क्या कहलाता है? क्रांतिक कोण के नाम से हम लोग जानते हैं, क्रांतिक कोण के नाम से जानते हैं। जब ये कोण कितना हो जाए? 90 डिग्री हो जाए तब। तो ये लंबवत से मुड़ने के कारण इतना ज़्यादा मुड़ जाता है कि ये पूरी तरह से जो आप अपवर्तन कोण होता है वो कितना बन जाता है? 90 डिग्री का कोण बन जाता है। तो उसी को हम लोग क्या कह देते हैं? तो उसी को हम लोग क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? इसको यहाँ पे दिखा लेना है। अब आते हैं, अब थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कशन कर देते हैं, तब जाकर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के बारे में बताते हैं। अगर ये एंगल इतना पर नहीं आके इसको एक और किरण, इसको दिखाना नहीं है डायग्राम में, पहले डायग्राम बना लेना है, ठीक, क्रांतिक कोण के लिए। इसमें हम यहाँ पर थोड़ा सा आप इसी कर रहे हैं, इसको दिखाने के बाद अगर किरण यहाँ से नहीं जाकर अगर यहाँ से जाता तो अब जैसे कि ये और ज़्यादा मुड़ जाता और मुड़ के कोण अपने ही माध्यम में वापस आ जाता। अब ये इतना ज़्यादा लंबा से दूर जाता, अब तो इतना पर जा रहा है तो 90 डिग्री मुड़ गया। अब यहाँ से जाएगा तो क्या होगा? और ज़्यादा इधर मुड़ जाएगा। तो जब ये अपने ही माध्यम में वापस आ जाता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के नाम से जानते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के नाम से जानते हैं। तो अगला हेडिंग डालना है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी इसको बोला जाता है, शॉर्ट फॉर्म में भी कभी कभी लिखा जाता है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तथा आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होती है, क्रांतिक कोण से अधिक होती है, आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होती है, तब प्रकाश की किरण उसी माध्यम में परिवर्तित हो जाती है, उसी माध्यम में परिवर्तित हो जाती है, उसी माध्यम में परिवर्तित हो जाती है। इस घटना को ही पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। इस घटना को ही पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। सिंपल यहाँ पर ध्यान देना है सभी को। यही डायग्राम मान लेते, ये है डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम किसको कहते हैं? डेंसर मीडियम बार बार इसको याद रखना है, हिंदी में इसको क्या कहते हैं? सघन। और यह है रेयर मीडियम, इसको इंग्लिश में हिंदी में क्या कहते हैं? विरल। देखिए प्रकाश किरण जब क्रिटिकल कोण, ये वाला कोण को देखो, यहाँ पर क्रिटिकल 3 प्रकाश की किरण दिखाया गया है। एक क्रिटिकल कोण से कम पे जा रहा है, जब क्रिटिकल कोण से कम पे जाएगा तो इस माध्यम में यहाँ पर अपवर्तन का केस देखने को मिलेगा, ये लंबे से दूर चला जाएगा। दूसरा यहाँ पर देख सकते हैं, दूसरा क्या देखेंगे कि यहाँ पे जब ये क्रिटिकल कोण पे जाएगा, तो हमको अभी देखा है कि जब क्रिटिकल कोण पे जाता है प्रकाश किरण तो ये क्या होता है? माध्यम के सतह से होते हुए जाता है। मतलब ये जो अपवर्तित आपतन कोण जो बनता है वो आपतन कोण कितना हो जाता है? 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है। और तीसरा किरण दिखाया गया है, जब क्रिटिकल कोण से क्या करते हैं? अधिक लेते हैं। जब क्रिटिकल कोण से अधिक पर कोई प्रकाश की किरण जाएगा तो उस केस में क्या हो जाता है? उस केस में पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो जाता है। किरण अपने ही माध्यम में क्या हो जाता है? वापस आ जाता है।
किरण अपने ही माध्यम में क्या हो जाता है, वापस आ जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। अब कोई सोचेगा कि इसी को तो हम लोग परिवर्तन कहते थे, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन में क्या अंतर है, परिवर्तन में क्या अंतर है। अब ऐसा है कि हम दिखा रहे थे कि एक सत्ता है, सत्ता से टकरा कर वापस अपने ही माध्यम में आ रहा है, तो उसको हम लोग क्या कह रहे थे, परिवर्तन कर रहे थे। तब इसको पूर्ण आंतरिक परिवर्तन नाम क्यों दे रहे। अब देखिए उसमें और इसमें क्या था, उसमें एक सतह ऐसा था कि ये किरण कहीं पर भी रहे, जरूरी नहीं है कि इतना ही एंगल पे रहे, कहीं पर भी रहे, अगर इससे जाकर टकराएगा तो ये ऐसा माध्यम था कि उस माध्यम में प्रकाश किरण जा ही नहीं सकता था, और इसको किसी भी एंगल पर रखे थे ये वापस अपने ही माध्यम में वापस इसको आना ही था। तो उसको हम लोग प्रकाश का परिवर्तन कह रहे थे। लेकिन यहाँ पर इसको दिख रहा है कि ये इस माध्यम से इस माध्यम में प्रकाश किरण जा सकता है, लेकिन ये क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होने के कारण तब इस कारण से ये अपने माध्यम में ही वापस आ जा रहा है। इसीलिए इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के नाम से जान रहे हैं। इसीलिए इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन बोल रहे हैं। तो ये कंप्लीट हो गया, डायग्राम को यहाँ पे बना लेना है। अगला टॉपिक है क्रांतिक कोण एवं अपवर्तनांक के बीच संबंध। क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक के बीच हम लोग यहाँ पे संबंध को देखने वाले हैं, संबंध को समझने वाले हैं। अब देखिए बार बार ये बताते आ रहे हैं कि ये तभी क्रांतिक कोण उत्पन्न होगा जब, क्रांतिक कोण तभी बनेगा जब ये किस माध्यम से, तो इस चीज को तो ध्यान में ही रखना है कि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरण जाएगा तभी जाकर क्रांतिक कोण का निर्माण होगा, अदरवाइज क्रांतिक कोण का निर्माण नहीं होगा, अदरवाइज क्रांतिक कोण का निर्माण नहीं होगा। इस बात को ध्यान में रखना है। अब देखो क्रांतिक कोण का फॉर्मूला अलग अलग तरीका से अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीका से दिया हुआ रहता है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं करना है। हम यहाँ पर अपने हिसाब से बताएंगे कि क्रांतिक कोण का एक फॉर्मूला साइन आई बराबर दिया रहेगा μ2/μ1 या μ1/μ2 दिया रहेगा, तो इस बात को ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे हम लोग पहले हेडिंग लिखते हैं, क्रांतिक कोण और एवं अपवर्तनांक के बीच संबंध। क्रांतिक कोण एवं अपवर्तनांक के बीच संबंध। अब देखो क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक के बीच जो संबंध बताएंगे हम लोग यहाँ पे, थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना है कि ये जो संबंध बताएंगे वो यहाँ पे जो अपवर्तनांक बताएंगे दोनों माध्यम का अपवर्तनांक लेंगे, सघन हो या विरल हो। ठीक है, सबसे पहले लिखना है माना कि, ये हेडिंग डालने के बाद लिखना है माना कि माध्यम सघन माध्यम, इसे लिखना है सघन माध्यम, सघन माध्यम टू, सघन माध्यम टू तथा विरल माध्यम 1 तथा विरल माध्यम 1 का अपवर्तनांक क्रमशः μ2 तथा μ1 है, μ2 तथा μ1 है। तो देखो जो सघन माध्यम उसका अपवर्तनांक क्या मान है, μ2, जो विरल माध्यम उसका अपवर्तनांक क्या माने हैं, μ1 माने हैं। तो सघन से ही विरल में प्रकाश की किरण जाएगा। अब यहाँ पर डायग्राम ये भी ले सकते हैं, चलो अलग से हम बना देते हैं। दो माध्यम यहाँ पर लिए है, पहले माध्यम का बंटवारा करते हैं। एक सतह होगा जो दोनों माध्यम को बांटेगा। चलो इसको ही हम माध्यम 1 मान लेते हैं। अब माध्यम 1 का अगर अपवर्तनांक का बात करेंगे तो वो है μ1। इसको हम माध्यम 2 माने हैं तो इसको माध्यम 2 लिख लेते हैं। जिसका अपवर्तनांक कितना है तो इसका अपवर्तनांक μ2 है। अब कोई प्रकाश की किरण इस पे आके टकराएगा किसी कोण पे, कितना कोण पे, तो क्रिटिकल कोण। इस बात को ध्यान में रखना है कि जो प्रकाश किरण यहाँ पे आके टकराएगा वो किस एंगल पे, तो ऐसा प्रकाश किरण लेना है जो क्रिटिकल क्रांतिक कोण पे आके यहाँ पे टकराए। ठीक है, तो यहाँ से एक एंगल लेंगे जो क्रांतिक कोण एंगल होगा। क्रांतिक कोण मतलब ये वाला इंसिडेंट वाला एंगल जो होता है जिसको आई से दिखाते हैं, तो यहाँ पे आप किससे दिखाएंगे, इसको IC से।
और जब भी क्रांतिक कोण पर कोई प्रकाश किरण जाता है तो उसका अपवर्तन होता है जो सतह के समांतर हो जाता है। इसका अपवर्तन जो होगा सतह के समांतर हो जाएगा, मतलब अपवर्तित कोण का अगर बात करेंगे, अपवर्तन कोण का बात करेंगे तो वो कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। मतलब ये किसके मान होता है, आर के मान होता है। ठीक है, इस बात को थोड़ा हमेशा ध्यान में रखना है। जब भी हम स्नेल का नियम यूज करेंगे, स्नेल का नियम बहुत जगह यूज हो रहा है, स्नेल का नियम, जब भी हम स्नेल का नियम यूज करेंगे तो हमेशा इसका फार्मूला होता है कि जिसका अपवर्तनांक लिखते हैं, जिस माध्यम का अपवर्तनांक लिखते हैं उसी माध्यम का ये कोण को हम लोग दर्शाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, साइन IC हो जाएगा, बराबर दूसरे तरफ दूसरा का अपवर्तनांक कितना है, μ1, और उसका कोण कितना है, r है, तो r का मान कितना है, 90 डिग्री है, तो साइन 90 डिग्री हो जाएगा। ये सभी को पता है कि साइन 90 डिग्री जो होता है तो साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। आपको पता है, बहुत लोग का याद भी नहीं होगा साइन 90 डिग्री का मान, लेकिन ये सब छोटा मोटा एंगल सभी को याद होना चाहिए। तो μ2 साइन IC बराबर कितना हो जाएगा, μ1 हो जाएगा, इसलिए साइन 90 डिग्री का मान 1 हो जाता है। तो अगर यहाँ से क्रिटिकल एंगल का बात करेंगे तो साइन IC बराबर क्या लिख सकते हैं, μ1 बटे μ2 लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से अगर साइन IC लिखना चाहे, एंगल निकालना चाहते हैं, यहाँ पर इन्वर्स लगा सकते हैं, तो साइन इन्वर्स μ1 बटे μ2 हो जाएगा, μ1 बटे μ2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी दर्शा सकते हैं। या तो ये दोनों फार्मूला याद रख सकते हैं, या उसको पलट कर भी याद रख सकते हैं, जैसे याद रखना है वैसे याद रख सकते हैं। इस तरह से इसका क्रिटिकल एंगल। अब यहाँ पर देखिए, जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो जरूरी नहीं है कि ये अपवर्तनांक μ1 दिया है, यहाँ पर μ2 और μ1 भी दिया रह सकता है, लेकिन डायग्राम के हिसाब से समझना है कि यहाँ पे जो क्रिटिकल एंगल बता रहे हैं, तो जिसमें क्रिटिकल एंगल है जिस माध्यम में, उसका अपवर्तनांक को हम लोग μ2 से दिखा रहे हैं, मतलब उसका अपवर्तनांक नीचे में है, और यहाँ पर जिस माध्यम में अपवर्तन का घटना हो रहा है वहाँ पे उसका अपवर्तनांक μ1 है। ठीक, तो इस बात को ध्यान में रखना है। तो इस तरह से फार्मूला ध्यान में रखना है, ना कि ऐसे ही रट ले। इसलिए कहीं पर भी अगर मान लो कि डायग्राम ऐसे ना देख कर क्या कर दे कि इस माध्यम का अपवर्तनांक μ2 कर देगा, इस माध्यम का अपवर्तनांक μ1 कर देगा, ये एंगल ऐसे ही छोड़ देगा, तब तो रेशियो चेंज हो जाएगा ना। इसलिए ये ध्यान में रखना है कि जो क्रिटिकल एंगल साइन I लिख रहे हैं उस माध्यम का अपवर्तनांक हम क्या माने हैं, μ2 माने हैं, तभी जाके वो जो फार्मूला लिखे है μ1 बटे μ2 लिखे है। ठीक है, इस तरह से याद रखना है। समझ में आ गया, तो इसको लिख लेना है। कभी कभी किसी का क्रांतिक कोण पूछ देता है तो ये टेबल को बना लेना है सभी को। पानी का, ब्राउन कांच का, घना फिल्ट कांच, फिर हीरा का दिया हुआ है, ये क्रांतिक कोण का मान इतना 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 इस कप का होता है। अब कुछ चीजें दिया हुआ है, वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में दिया हुआ है, जो कि इसमें सिर्फ थ्योरी बेस है, जो 10 क्लास में भी हम इसको समझाए थे, फिर भी यहाँ पर भी थोड़ा बहुत इस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। सूर्य का उदय होना, कब ये उदय होता है, सूर्यास्त और सूर्योदय के बारे में, समय जो आभासी समय हम लोग को दिखता है उसके बारे में दिया हुआ है। एक्चुअल में जब उगता है, जब डूबता है, तो हम लोग को वो समय एक्चुअल नहीं पता चलता है, तो कितना कैसे क्यों होता है ऐसा, उसके बारे में देखना है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का दर्शन भी हम लोग देखना है कि इसका कुछ उपयोग देखना है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहाँ पे हम लोग को इसका देखने को मिल जाता है, इसका अनुप्रयोग कहाँ पे होता है, उसको हम लोग को देखना है। और यही सब के बाद ये टॉपिक क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो इसको हम एक क्लास और लेंगे, एक क्लास के बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में ये टॉपिक हम सब खत्म करेंगे। तो आज इसको हम क्लास को यहीं पर एंड करते हैं।